मैं अगले विशिष्ट वक्ता जो डॉक्टर नीलाक्षी फुकन जी, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी यूएसए में। आप वहां पर हिंदी भाषा और आप वहां पर डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन लैंग्वेज एंड लिटरेचर विभाग में हिंदी, उर्दू और दक्षिण एशियाई भाषा और साहित्य पढ़ा रही हैं। आप नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन के माध्यम से अपने पाठ्यक्रमों को यूएनसी सिस्टम प्रणाली के भीतर भिन्न परिसरों में भिन्न विश्वविद्यालयों के छात्रों को उपलब्ध करा रही हैं और विदेशी भाषा साहित्य के पठन पाठन में लगातार नई तकनीक जैसे वर्चुअल रियलिटी, 360 डिग्री विजुअलाइजेशन, ग्रीन स्क्रीन, 3D प्रिंटिंग जैसी नई प्रौद्योगिकियों का भाषा साहित्य के शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया में प्रयोग कर नई पीढ़ी के विद्यार्थियों में आप एक नई उमंग और आकर्षण पैदा कर रही हैं। आप पिछले काफी समय से नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और वहां पर इस तकनीक के माध्यम से, जिस तकनीक का ओझा जी ने भी जिक्र किया, उस तकनीक के दम पर, उस प्रौद्योगिकी के दम पर आप अपने शिष्यों को, अपने विद्यार्थियों को हिंदी भाषा और भारतीय संस्कृति से परिचित कराती हैं। मैं विनम्रता के साथ आपको मंच पर आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर नीलाक्षी फुकन जी, एसोसिएट प्रोफेसर नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी यूएसए। नमस्ते, क्या आप लोग सुन पा रहे हैं? जी जी जी, नमस्ते, सुन पा रहे हैं, नमस्ते। बहुत अच्छा। सबसे पहले इस आभासी फलक पर उपस्थित आप सबको मेरा सादर प्रणाम। जैसे आपने बताया ही है, मैं नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी में बहुत सालों से पढ़ा रही हूँ और कोरोना की इस संकटकालीन परिस्थिति में दयाल सिंह कॉलेज के अध्यापकों को इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे व्याख्यान का शीर्षक है संकटकालीन समय में साहित्य, एक आत्मविश्लेषण। अभी श्वेता जी ने भी किया, थोड़ा उन्हीं के साथ जुड़ा हुआ एक व्याख्यान है। कोरोना वायरस, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जिसे वैश्विक महामारी के रूप में घोषित किया है, केवल एक महामारी का भयंकर स्वरूप ही नहीं बल्कि आधुनिक मनुष्य जीवन का एक अभिशाप बन के सामने आया है। कोरोना वायरस से अब तक पूरी दुनिया में 9 लाख से भी ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं और लगभग 4 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। ये सच है कि कोरोना वायरस का संक्रमण हर मिनट बढ़ रहा है, लेकिन तथ्यों के मुताबिक मृतकों की तुलना में बचने वाले स्वस्थ हुए लोगों की संख्या ज्यादा है, जो एक उम्मीद की किरण साबित हुई है और लोगों के मन में हौसला बांध रही है। हाँ, ये जरूर है कि इस महामारी से पूरा विश्व आक्रांत है और उसका समाधान ढूंढने में विश्ववासी एक साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन इतिहास के पन्नों में अगर देखें तो इतिहास पन्नों में वर्णित है ऐसा संकट, ऐसी संकटकालीन परिस्थिति पहले भी आई थी जिसने मनुष्य जीवन को झकझोर कर रख दिया था। कालक्रमानुसार कुछ प्रमुख महामारियों को अगर हम देखें तो सबसे पहले आती हैं 14वीं सदी में इंग्लैंड की ब्लैक डेथ, जिसमें 1/3 आबादी मारी गई थी। 1647 सदी का पीला बुखार, जिसको हम कभी भूल नहीं सकते हैं। 1817 में एशियाई महामारी हैजा, जिसमें 1 मिलियन से 4 मिलियन लोगों को संक्रमित करता है। और 1918 की मुंबई में फैले इन्फ्लुएंजा फ्लू, जिसने करीब 2 करोड़ लोगों को मौत के आगोश में सुला दिया था। और उसी साल द स्पेनिश फ्लू, मरने वालों की संख्या संभवतः 100 मिलियन से भी अधिक है, जो मानव इतिहास में सबसे घातक महामारियों में से एक है। 1977 में चेचक,
उसके बाद 1980 के दशक की शुरुआत से 2018 में 18 के बीच एड्स की वजह से दुनिया भर में अनुमानित 32 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई थी। अभी हाल ही में 2013 और 14 में अफ्रीका का इबोला वायरस, जिसमें 6000 से भी ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है, और अब कोरोना का प्रकोप संक्रामक रूप। ऐसी संकटकालीन परिस्थिति में हमने हमेशा देखा है कि दुनिया भर के लोगों ने सांगठनिक रूप से इसका सामना किया है। यह अत्यंत जरूरी भी है कि ऐसे कठिन समय में मार्गदर्शन के लिए एकजुट होकर कार्य किया जाए। लेकिन महामारी ने तो मनुष्य जीवन और समाज, इन शब्दों के मतलब को यानी मानी को ही बदल दिया है। नई दृष्टि से मनुष्य जीवन को देखने और नए तरीके से समाज के स्वरूप को मनुष्य के स्वभावतः बौद्धिक गुण संपन्न होने के साथ साथ सामाजिक प्राणी है, और समय की कैसी विडंबना है कि आज कोरोना महामारी से राहत पाने के लिए मनुष्य को अपने प्राकृतिक जो स्वभाव है, प्रवृत्तियों के खिलाफ खड़े होने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। गले मिलना, हाथ मिलाना, शादी ब्याह, त्योहार जैसे सामाजिक सांस्कृतिक कार्यों से दूर रहना और अपने आप को घर की 4 दीवारों के अंदर कैद रहने का सुझाव देना, ताकि आने वाले दिनों में मनुष्य जाति की रक्षा हो, पृथ्वी की रक्षा हो। इस प्रक्रिया में सामाजिक, मानसिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और धार्मिक जैसी प्राकृतिक गतिविधियां स्तब्ध हो गई हैं, या यूं कहिए कि एक नए रूप में आभासी फलक पर प्रस्तुत हो रही है। ये सब आवाज आ रही है बीच में, आने वाले भविष्य को लेकर विचलित है। इस परिस्थिति में समाज को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए साहित्यकारों पर चर्चा करना अत्यंत आवश्यक है। साहित्यकार तथा रचनाकार स्वभावतः बहुत संवेदनशील होते हैं। किसी भी अनहोनी अवस्था में, चाहे वो महामारी हो या प्रलय, संशय, ऐसी स्थिति में फंसे हुए मनुष्य के दुख, दर्द, तकलीफ को परखकर जांच पड़ताल शुरू कर देता है। सोच विचार द्वारा समाधान प्रस्तुत कर आशा की एक नई किरण फैलाता है। ऐसे ही संकटकालीन परिस्थिति में लिखी गई कुछ साहित्य के बारे में मैं बताना चाहूंगी। ऐसी ही एक संकटकालीन स्थिति में महाभारत युद्ध के दौरान भगवद गीता की सृष्टि हुई थी, जो अब संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए एक उत्कृष्ट कृति के रूप में स्वीकृति प्राप्त है। नैतिक दुविधा और निराशा से भरे परिवेश में धर्म को बनाए रखने और कर्तव्यों को पूरा करने के उद्देश्य से इस महान कृति का सृजन हुआ था। दूसरी किताब का जिक्र करना चाहूंगी, सर्वनाश तथा प्रलय पर आधारित मैरी शैली द्वारा लिखी गई द लास्ट मैन, जो पहली बार 1826 में प्रकाशित हुई थी। दिलचस्प बात यह है कि इस पुस्तक में 21वीं शताब्दी के अंत में भविष्य की पृथ्वी का वर्णन है, जिसको चीन से उत्पन्न एक अज्ञात महामारी ने तबाह कर दिया है, जो दुनिया भर में तेजी से फैलकर सबको अपनी आगोश में समेट लिया है। इस किताब का जिक्र अमेरिका में अभी खासकर बहुत हो रहा है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि 1826 में किसी ने इसी विषय पर ये किताब लिखी थी, मैरी शैली ने। आपको ये सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा कि 1981 में रिलीज हुई अमेरिकन लेखक डीन कंटोज द्वारा विज्ञान पर आधारित एक थ्रिलर उपन्यास द आइज ऑफ डार्कनेस, जिसमें वुहान 400 नामक एक काल्पनिक जैविक हथियार का संदर्भ पाया जाता है, जिसे दुनिया भर के लोगों को मारने के लिए डिजाइन किया गया था। ये भी बड़ी सोचने की बात है। उसके बाद मैं जिक्र करना चाहूंगी द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक द्वारा लिखी गई डच भाषा की डायरी, जो नीदरलैंड के नाजी कब्जे के दौरान लिखी गई थी। एनी फ्रैंक अपने परिवार के साथ 2 सालों तक एक ही कमरे में छिपी रही थी, लेकिन
1944 में परिवार को पकड़ लिया गया और 1 साल बाद बर्गन वेल्सन कंसंट्रेशन कैंप में एने फ्रैंक की टाइफाइड से मृत्यु हो गई। इस डायरी को विश्व भर में सराहा गया। आलोचनात्मक दृष्टि से इसको व्यापक लोकप्रियता मिली और ये किताब दुनिया भर की 60 अन्य भाषाओं में भी अनुवादित हुई और बहुत सारी मूवीज भी, फिल्म भी इस पर बनी। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिसने भी ये किताब पढ़ी होगी वो अपनी जिंदगी में कभी किसी दूसरे के प्रति दुर्भाव नहीं रख सकता है। महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी जो 1909 में लिखी ये किताब अब भी इतनी प्रासंगिक और विचारशील है कि कोरोना की इस संकटकालीन स्थिति में संपूर्ण भारतवासियों के अतिरिक्त विश्ववासियों को एक बार फिर यही याद दिलाती है कि सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, प्रार्थना, प्रेम, समानता, स्वच्छता जैसे जीवन दर्शन और नैतिक सिद्धांतों को अपनाकर किस तरह महात्मा गांधी ने औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध संघर्ष कर स्वाधीनता हासिल की थी। आत्मनिर्भरशील बने रहना सक्रिय और स्वस्थ दिमाग का संकेत है तथा संकटकालीन परिस्थिति में एक खुशहाल समाज के साथ साथ देश की तरक्की भी इस पर अत्यंत निर्भर है। 1946 में प्रकाशित परमहंस योगानंद की ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, एक भारतीय भिक्षु, हम सब उनको जानते हैं जिन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप के माध्यम से ध्यान और क्रिया योग की शिक्षाओं को विश्व भर के लोगों तक प्रस्तुत किया जब लोगों को इसकी बहुत जरूरत थी, और साथ ही अवगत कराया कि योग के जरिए शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक चुनौतियों का सामना किस तरह किया जा सकता है, संकटकालीन स्थिति में कैसे मन को शांत कर जीवन चक्र के पहियों को आगे बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद आता है ऑटोबायोग्राफी ऑफ स्टीव जॉब्स। हमें ये याद, जो एप्पल कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट कंप्यूटर के पीछे के वो प्रभावशाली व्यक्ति जिन्होंने जिस प्रौद्योगिकी साम्राज्य की स्थापना की थी, आज वो पूरी दुनिया भर गहरा प्रभाव डाल रहा है। आज उसी के जरिए आप और हम सब मिल पा रहे हैं, बातचीत में शामिल हो पा रहे हैं, लेकिन अपने व्यक्तिगत संकटकालीन स्थिति में उन्होंने जैन, बौद्ध धर्म दर्शन और हिंदू धर्म दर्शन से ज्ञान प्राप्ति की थी। काफी हद तक इन दो दर्शनों से प्रभावित हुए थे। उनको अपनी असाधारण सफलता के पीछे के रहस्य के बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने स्वीकारा भी था कि उनकी अभिनव रचनात्मकता, अलग तरीके से सोचने, चीजों को देखने के नजरिए के लिए इन दो धर्म दर्शनों ने काफी प्रेरित किया था। आखिर में मैं शामिल करना चाहूंगी आई एम मलाला यूसुफजई की आत्मकथा, पाकिस्तान की वो लड़की जो अपनी जिंदगी की परवाह किए बिना लड़कियों की शिक्षा के लिए अकेली खड़ी हुई, लगातार अपने हक के लिए, समाज की भलाई के लिए आवाज उठाती रही, तालिबानों की गोलियों का शिकार बनकर भी जिसने अपनी लड़ाई जारी रखी और आज समस्त विश्व भर की लड़कियों के लिए एक आदर्श बनकर खड़ी हुई। विश्व भर के इन सारी श्रेष्ठ रचनाओं से हमें यही शिक्षा मिलती है कि इनके अंदर मनुष्य जीवन की संवेदनाओं से जुड़ने के, जीवन के गहरे मर्म को उजागर करने के सारे तत्व मौजूद हैं। कला के बुनियादी सिद्धांतों को अपने अंदर समेटकर समाज तथा संपूर्ण संसार को एक नई दिशा तथा नया अस्तित्व प्रदान करती है। खासकर संकटकालीन परिवेश में लिखी रचनाएं सदा यथार्थवाद, संयम और संभाव्यता की भावनाओं से प्रेरित रहती हैं। हृदय और मस्तिष्क के तारों को झंकृत कर एक गहरा आत्मीय रिश्ता पैदा करने की क्षमता रखती हैं ताकि पाठकगण समस्याओं की गहराइयों तक पहुंचकर उलझन की गुत्थी को सुलझाने में सक्षम हो, समाधान रूपी चाबी खोजकर अपने भविष्य की अनिश्चित गहराइयों में विश्वास के साथ कदम रख पाए, सुकून का महसूस कर पाए। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और कोरोना महामारी इस सिद्धांत की पूर्ति कर रहा है। कोरोना की इस संकटकालीन परिस्थिति में भी साहित्य सदा की तरह अपनी नीतियों, सार्वभौमिक नैतिक और धार्मिक सिद्धांतों तथा प्राथमिकताओं को अपनाकर समाज को पथ प्रदर्शित करता चला है।
भिन्न प्रेरणादायक स्रोतों तथा पात्रों द्वारा समाज, राष्ट्र तथा संपूर्ण मनुष्य जाति के प्रति अपने उत्तरदायित्व का सुचारू रूप से पालन कर उम्मीद की किरण फैला रहा है। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को इसमें शामिल होने के लिए। जी मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे आग्रह को स्वीकार किया और अपने व्यस्ततम समय में से आपका आभारी समय निकाल कर आपने दयाल सिंह कॉलेज हरियाणा में जो आपने इस अंतर्राष्ट्रीय वेब कॉन्फ्रेंस में जो हमारा ज्ञानवर्धन किया है, इसके लिए हमारा कॉलेज प्रबंधन और हम सभी हिंदी विभाग के सभी आचार्य बंधु आपके आभारी रहेंगे। आपका मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। आपने बहुत विस्तार में जाकर के संकटकालीन साहित्य में, संकटकालीन समय में साहित्य एक आत्मविश्लेषण और उम्मीद की जो एक किरण है, उसके बारे में आपने विस्तार से चर्चा की है। आपका एक बार पुनः हार्दिक धन्यवाद।